हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 1 का काव्य खंड यानी कविता से संबंधित चैप्टर 4, 5, 6 एंड 7। तो चैप्टर 4 है वे आँखें कविता, 5 है घर की याद, 6 है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती और 7 है गजल साय में धूप। तो इसका हमने सारांश और प्रश्नोत्तर पढ़ लिए हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्ट के तौर पर इनके MCQs। तो चलिए देखते हैं, तीव्र अध्ययन करते हैं जल्दी जल्दी से, अभी टाइम बहुत कम है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 में हुआ था। इसकी रचना कौन सी थी? वे आँखें कविता के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी बिना परीक्षा दिए पढ़ना छोड़कर क्या कार्य करने लगे थे? पंत जी ने परीक्षा दिए बिना पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा और सब अध्याय में कार्य करने लग गए थे। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत ने सन 1938 में कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो सुमित्रानंदन पंत ने सन 1938 में रूपा पत्रिका निकाली थी। नेक्स्ट है, पंत जी का निधन कब हुआ था? तो पंत का निधन सन 1973 ईस्वी में हुआ था। वे आँखें शीर्षक कविता में किसकी आंखों का वर्णन किया गया है? वे आँखें शीर्षक कविता में सुमित्रानंदन पंत ने किसान की आंखों का वर्णन किया गया है। किसान की आंखों में दुख और पीड़ा छुपा हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। और उसकी आंखों की तुलना किससे की गई है? एक अंधेरी गुफा से किया गया है। कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है? कवि ने किसान की आंखों की तुलना एक अंधेरी गुफा से किया है। किसकी आंखों से कवि का मन डर गया था? किसान की आंखों से कवि का मन डर गया था। किसान की आंखों में क्या भरा हुआ था? किसान की आंखों में दैन्य दुख का नीरव रोदन भरा हुआ था। वे आँखें कविता में किसने किसका साथ छोड़ दिया था? वे आँखें कविता में संसार ने किसान का साथ छोड़ दिया था। किसान किस खेती से बेदखल हुआ था? जो लहरा रही थी उस खेती से बेदखल हो गया था किसान। जीवन की हरियाली से क्या तात्पर्य है? जीवन की हरियाली से तात्पर्य है जीवन की प्रसन्नता। किसान का बेटा किसकी लाठी से मारा गया था? किसान का बेटा कारकुनों की लाठी से मारा गया था। किसान का बेटा किस अवस्था में मारा गया था? किसान का बेटा जवानी में ही मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान का घर द्वार किसने बिकवा दिया था? किसान का घर द्वार महाजन ने बिकवा दिया था। किसान की आंखों में रह रहकर क्या चुभती थी? किसान की आंखों में रह रहकर नीलाम हुई बैलों की जोड़ी चुभती थी। उजरी कौन थी? उजरी किसान की गाय थी। नेक्स्ट, किसान की आंखों में क्या नाचा करती थी? किसान की आंखों में सुखी जीवन रूपी खेती नाचा करती थी। किसान की पत्नी की मृत्यु का क्या कारण था? किसान की पत्नी के दवा दारू के अभाव के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। किसान की 2 मोही बच्ची क्यों मर गई थी? किसान की 2 मोही बच्ची देख रेख के बिना मर गई थी। किसके लिए पति घातिन कहा है? समाज ने विधवा को पति घातिन कहा है। तो वे आँखें कविता में विधवा कौन थी? किसान की पुत्रवधू थी, क्योंकि वह उसका बेटा जवान ही मार दिया था। किसने मार दिया था? कारकुनों ने मार दिया था। ये कारकुन क्या हैं? कारकुन जमींदार के जो व्यक्ति थे। तो ये आपका चैप्टर था। कौन कुएं में डूबकर मर गई थी? किसान की विधवा पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर गई थी। पत्नी को पैर की जूती किसने कहा है? किसान ने पत्नी को पैर की जूती कहा है। पत्नी को पैर की जूती कहने से किसान की किस मनोदशा का पता चलता है? पत्नी को पैर की जूती कहने से किसान की संकीर्ण भावना का पता चलता है। किसे याद करके किसान की छाती पर सांप लौटता था? अपने मरे हुए जवान बेटे को याद करके किसान की छाती पर सांप लौटता था। किसान को अपनी पत्नी का मरने का इतना दुख नहीं था जितना अपने बेटे का दुख था।
कौन सी भावना किसान की निराश आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती थी? विगत सुख की स्मृति। बीते हुए दिनों की जो सुख की स्मृति थी वो याद करके किसान खुश हो जाता था, लेकिन बाद में अपने बेटे की मृत्यु को याद करके निराश हो जाता था। वे आंखें शीर्षक कविता में किस प्रमुख रस का उल्लेख किया गया है? वे आंखें शीर्षक कविता में करुण रस का उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस कविता में किसान परेशान है, उसके बैलों की जोड़ी नीलाम हो जाती है, उसकी उजरी गाय बिक जाती है, उसका घर भी नीलाम हो जाता है, बेच दिया जाता है, महाजन का कर्जा भी नहीं उतर पाता है, उसका जवान बेटा मर जाता है और उसकी पुत्र बहू भी लास्ट में कुएं में पड़ करके मर जाती है। इस प्रकार किसान का जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो ये वे आंखें कविता जिसके राइटर हैं सुमित्रानंदन पंत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं घर की याद कविता के प्रश्नोत्तर, जिसके लेखक हैं कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। घर की याद शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? घर की याद शीर्षक कविता के कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का निधन सन 1985 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 में हुआ था और उनका निधन 1985 में हो गया था। घर की याद कविता कहाँ पर लिखी हुई थी? घर की याद कविता जब भवानी प्रसाद सन 1942 के आंदोलन में जेल में कारागार में बंद थे, उस समय जेल में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर की याद किस मौसम में रचित कविता है? घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने वर्षा के मौसम में लिखी गई थी। कवि को जेल में क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने पर कवि को जेल में बंद कर दिया गया था। कवि की आस्था किस विचारधारा में थी? कवि की आस्था गांधीवादी विचारधारा में थी। कवि को किसका गांधी कहा जाता है? कवि को कविता का गांधी कहा जाता है। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भाई दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य पूछ लिया जाएगा। तो कौन से कवि को गांधी, कवि को किसका गांधी कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने प्राण और मन के घिरने से की है, जिसमें उसके प्राण और मन घिर गया है, अर्थात अपने घर की याद आने लगी है। कवि का घर किससे भरपूर था? कवि का घर खुशियों से भरपूर था। कवि के कितने भाई हैं? कवि के 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। कवि को जेल जाने के पश्चात अपना घर कैसा लगा? कवि को जेल जाने के पश्चात अपना घर परिताप का लगा था, क्योंकि वहाँ पर भवानी प्रसाद अपने घर में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण घर वाले भी सदस्य भी दुखी रहते थे। परिताप का घर कहा गया है। कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? कवि की माँ भवानी प्रसाद मिश्र की माँ थी, वह अनपढ़ औरत थी, इसलिए अपने पुत्र को वो पत्र भी नहीं लिख सकती थी। कवि के पिता को क्या नहीं व्यापा था? कवि के पिता को बुढ़ापा नहीं व्यापा था। कवि के पिता का बोल कैसा था? कवि के पिता का बोल बादल की गर्जन के समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के पिता के काम को शैली के सामने कौन लज्जित होता है? कवि के पिता के काम की शैली के सामने झंझा या तूफान भी लज्जित हो जाता है। कवि के पिता किसके आगे नहीं हिचकते हैं? कवि के पिता मौत के आगे भी नहीं हिचकते हैं। बहुत निडर और साहसी दिखाया गया है कवि के पिता को। कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? अपने 5वें पुत्र का नाम लेकर, अपने 5वें बेटे की याद करके, भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके कवि कहता है कि उनके पिता रो पड़े होंगे। कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? कवि ने सोने पर सुहागा अपने स्वयं के लिए कहा है, क्योंकि उसके पिताजी हमेशा कहते थे कि मेरा 5वां बेटा सोने पर सुहागा है। कवि के बारे में उसके पिताजी ये सब कहते थे। कवि के पिता ने स्वर्ण बेटा किसे कहा है? कवि ने अन्य 4 भाइयों को स्वर्ण बेटा कहा है और 5वें बेटे भवानी प्रसाद को स्वर्ण पर सुहागा कहा था। कवि की माँ की कोख कब लज्जित होती? यदि कवि आंदोलन में न जाता तब कवि की माँ की कोख लज्जित होती।
पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? पाँव पीछे हटाना मुहावरा है और इसका अर्थ है प्रण या वचन का पालन न करना। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है? कवि अपना संदेश बादल के माध्यम से भेजना चाहता है। किस कवि ने मेघ को दूत बनाया था? कालिदास कवि ने मेघ को दूत बनाया था। उसी प्रकार आज भवानी प्रसाद भी जेल में बैठे हुए सावन में जो बारिश हो रही है उन मेघों को अपना दूत बनाता है। हेटे का क्या अर्थ है? हेटे का अर्थ है गौण, तुच्छ, छोटा। नेक्स्ट है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता के प्रश्नोत्तर, जिसके राइटर हैं त्रिलोचन और जिनका वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। तो चलिए चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती के प्रश्नोत्तर देखते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता के कवि का क्या नाम है? त्रिलोचन। चंपा को किस बात पर अचरज होता है? काले अक्षरों से निकले स्वर पर। चंपा कवि के पास कब आकर खड़ी हो जाती है? जब कवि पढ़ने बैठता है तो चंपा आकर के उनके पास खड़ी हो जाती है। कवि ने काले शब्द को क्यों दोहराया है? अक्षरों की विशेषता व्यक्त करने के लिए कवि ने काले शब्द को दोहराया है, काले काले बताया है। चंपा के पिता का क्या नाम था? चंपा के पिता का नाम सुंदर था और वह एक गवाला था। सुंदर कौन था? सुंदर एक गवाला था। चंपा क्या काम करती थी? चंपा पशु चराती थी, क्योंकि उसका पिता सुंदर एक गवाला था और गाय भैंस रखता था, तो चंपा का कार्य था पशु चराना। चंपा का स्वभाव कैसा था? चंपा का स्वभाव चंचल था। नेक्स्ट है चंपा कभी कभी क्या करती थी? चंपा कभी कभी उद्यम भी मचा देती थी, कभी कभी की कलम छुपा देती थी तो कभी उसका कागज़ छुपा लेती थी, तो कभी कभी वो कवि के साथ शरारत भी करती थी। कवि परेशान क्यों हो जाता था? चंपा के द्वारा वस्तुएं चुराने पर कवि परेशान हो जाता था। चंपा के अनुसार कवि दिन भर क्या करता है? चंपा के अनुसार कवि दिन भर कागजों पर लिखता रहता है, कागज़ गोदता है। कवि ने हंस पड़ने का क्या कारण है? कवि के हंस पड़ने का क्या कारण है? कवि के हंस पड़ने पर क्यों हंसता था? कारण क्या था? क्योंकि चंपा की बोली वाली बातों पर कवि को हंसी आ जाती थी। सब जन पढ़ें, यह किसकी इच्छा थी? सब जन पढ़ें, यह गांधी बाबा की इच्छा थी। कवि की क्या कामना है? कवि की कामना है कि सब लोग शिक्षित हों, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो। चंपा न पढ़ने के लिए क्या तर्क प्रस्तुत करती है? चंपा न पढ़ने के लिए पढ़ लिख करके लोग दूर चले जाते हैं। चंपा क्या कहती है कि मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ लिख कर करके लोग दूर चले जाते हैं, इसलिए वो मैं नहीं पढ़ूंगी कहती है। कवि ने नारियों के लिए किसका महत्व बताया है? कवि ने नारियों के लिए पढ़ने लिखने का महत्व समझाया है। चंपा पढ़ाई लिखाई को किसका प्रतीक मानती है? चंपा पढ़ाई लिखाई को चालाकी का प्रतीक मानती है। तो ये चंपा के चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है साय में धूप शीर्षक कविता के प्रश्नोत्तर, जिसके राइटर हैं साय में धूप शीर्षक कविता की गज़ल है, जिसके राइटर हैं दुष्यंत कुमार। साय में धूप शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? दुष्यंत कुमार। साय का क्या अर्थ है? साय का अर्थ है छाया। चिराग किसका प्रतीक है? चिराग जीवन में विकास के साधनों का प्रतीक है। दस्तखत किस भाषा का शब्द है? दस्तखत उर्दू फारसी भाषा का शब्द है। पाँव से पेट ढक लेंगे शब्दों में किस ओर संकेत किया गया है? पाँव में पेट ढक लेंगे में किसकी ओर संकेत किया गया? गरीबी की ओर संकेत किया गया है। शोषित वर्ग की ओर संकेत किया गया है, गरीबी की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि गरीब का हमेशा शोषण होता है। कवि ने किस सफ़र की ओर संकेत किया है? कवि ने जीवन की यात्रा की ओर संकेत किया है। कवि ने पत्थर किसे कहा है? कवि ने पत्थर शासक वर्ग को
पत्थर के समान कठोर बताया है, तो पत्थर किसे का है? शासक वर्ग को का है। प्रस्तुत गज़ल में किस समय का उल्लेख किया गया है? प्रस्तुत गज़ल में स्वतंत्रता के पश्चात का वर्णन किया गया है। तो ये आपके कुछ गज़ल से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये आरोह भाग 1 का पद्य भाग के चैप्टर 4 से 7 तक के 4 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय।